हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो रियली काफी इंपॉर्टेंट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जुडिशरी है, हमें पता है कि हमारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन्स बना रखे हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम जो होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाती है। एंड हमारा जो जुडिशरी होता है वो जो जजेस, जो भी कोई भी चीज हमारा जो लॉ मेकिंग बना हुआ है या कोई केसेस आता है रिलेटेड टू सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस, उसके ऊपर उसको जजमेंट देती है। तो ये काम जुडिशरी का होता है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अब जुडिशरी क्या है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट होती है? लेजिस्लेचर बॉडी से और एग्जीक्यूटिव बॉडी से। क्यों? क्योंकि इन दो का काम होता है लॉ को बनाना और फॉलो करवाना, बट इसका काम होता है कि जो लॉ बना हुआ है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करके उस पर जजमेंट देना। ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इसकी कोई हायरार्की है कि कैसे क्या किया जाता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अनलाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर, सेम उसमें वही लिख रखी है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है जुडिशरी की पावर से। आप लोग इसको पढ़ लेना। इंडियन जुडिशरी क्या होता है? इंडियन जुडिशरी के अंदर मतलब जैसे कि क्या है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अंदर सब डिवाइडेड कर रखा है। सिविल सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कोजेस कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं क्रिमिनल के। फिर इसके अंदर क्या होता है? सिविल सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 2 होते हैं, मुंसिफ कोर्ट होता है या न्याय कोर्ट पंचायत होता है। न्याय पंचायत हमारे सिलेबस के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछता है। प्रोविंशियल स्मॉल कोजेस कोर्ट, उसके अंदर कुछ नहीं है, बट सेशन कोर्ट्स क्रिमिनल के अंदर है। सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट, पंचायत कोर्ट, इसमें जुडिशरी मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऐसे मेट्रोपोलिटन एरिया जैसे कि हमारा जो दिल्ली है, ये क्या है? एक मेट्रोपोलिटन एरिया। तो इसमें क्या होंगे? इसमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होंगे, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट्स होंगे, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो, अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो ऐसा नहीं बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, क्या राइट है। आपको सिंपल टॉपिक क्वेश्चन यही देगा कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो इंडियन जुडिशरी जो सिस्टम है या इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडिपेंडेंस क्यों है थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा। 3 ऑर्गन के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आपको क्या क्या, जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने जजेस होते हैं, किस किस मैटर को देख सकते हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। सबसे बड़ी कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं और 25 अदर जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी कंसर्ट से? सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस से। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई जजेस होंगे और हाई कोर्ट के कोई जजेस होंगे, इनकी कंसर्ट से जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस बनाता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो अदर जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट किस अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के ही द्वारा। बट किसकी कंसल्ट होगी? अब यहाँ पर चीफ जस्टिस की कंसल्ट होगी। अब क्वालिफिकेशन क्या है ये आप सबको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या वो हाई कोर्ट का जज हो पहले ही, और ऑफ 2 सच कोर्ट इन सक्सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से, मतलब 5 ईयर से वो जज रहा हो। एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, बट एटलीस्ट 10 साल, 10 साल का यहाँ पर बता दिया कि 10 साल तक तो उसको होना ही चाहिए हाई कोर्ट का एडवोकेट, तो वो बन सकता है जज सुप्रीम कोर्ट का। इन व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड जुडिक्स ऑफ द कंट्री, तो जो भी प्रेसिडेंट इसमें करेगा वो अकॉर्डिंग टू द ये देखेगा कि उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर आएगी। अब इसका टर्म क्या होता है? इसका टर्म वो होता है जब तक उसकी एज 65 ईयर वो कवर ना कर ले, तो इसका जो टाइम है वो कंटिन्यू चलता है। अगर उसकी एज 65 हो गई है तो उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। बट इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई भी जज है या कोई चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो सही से वर्क नहीं कर रहा या उसने डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कुछ भी
जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था उसने वो काम कर दिया या वो अनसाउंड हो गया, तो उसको इम्पीचमेंट का भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट दे रखा है कि उसको इम्पीचमेंट किया जा सकता है। बट इम्पीचमेंट कैसे होता है? पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों रेजोल्यूशन पास करेंगे, देन जाके उसको इम्पीचमेंट मतलब होता है उसको फिर निकाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से। अब इसमें ये बता रखा है कि उसको रिमूव, वही रिटायरमेंट वाला जो मैंने आपको बताया था वो, या उसका जो बिहेवियर सही नहीं था, इनकैपेसिटी था, या कुछ भी किया तो उसको इम्पीचमेंट के थ्रू निकाला जाएगा। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट की जो जज को सैलरी दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? वो कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसे इकट्ठे होते हैं वहां से। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 266 के अंदर बताया गया है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसमें कुछ फ्लोइंग प्रोविजंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें वो पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि अपॉइंटमेंट किस मोड से होता है, किस तरीके से होता है। तो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। जज के ही कंसल्ट से उसको जज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको करती है। चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से करती है प्रेसिडेंट। This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as the ensure that the judicial appointment are not based on the political or practical consideration। मतलब जुडिशरी का जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो एक प्रोसीजर से होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक पॉलिटिकल के थ्रू जा रहा है या किसी और के थ्रू। इसमें एग्जाम्स होते हैं, आपको इस एग्जाम्स को क्लियर करना होता है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बता रखा है। अब जो बी है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बता रखा है। जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके 20 मार्क्स में आएगा ही आएगा, और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपसे सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी बातें लिखी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बातें नहीं लिखी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी बातें लिखी गई है, बट हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है हमें वो सीख करना है यहाँ पर। सिक्योरिटी का टेन्योर कितना होना होगा? तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू दे आर अपॉइंटेड बाय हिम। जैसे कि मान लो अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, तो 5 साल तक यहाँ पर यही बोलेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 5 साल तक ही नहीं करेगा उस पोजीशन को होल्ड, वो अपने लाइफ टाइम तक करेगा जब तक उसकी एज कितनी ना हो, 65 ईयर। इसका जो सैलरी है वो फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस होती है वो फिक्स्ड होती है। अब फिक्स कैसी होगी देखो, पढ़ते हैं हम। The salary and other benefits of the judges of the Supreme Court and are determined from time to time by Parliament। Parliament जो सैलरी होती है ना जजेस की, वो टाइम टू टाइम चेंज भी करती रहती है। They cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो वो उसकी सैलरी को कम कर सकती है, बट ऐसे ही वो कम नहीं कर सकती है। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास भी नहीं है कि आप जब आपका जैसे कि जज अपॉइंट हुए, उनकी सैलरी अगर मतलब मान लो 60,000 थी, मान लो कि 60,000 है, तो पार्लियामेंट कभी भी कुछ नहीं करेगी कि उसकी सैलरी 25,000 कर देगी। एक मिनिमम अमाउंट तो करेगी, जितना था 60 है तो उसकी सैलरी बढ़ा सकती है या 55 कर सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम कर देगी। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। जो कंडक्ट, जैसे कि जज कोई जजमेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पर रोक लगा दी है। बट अगर जजेस का इम्पीचमेंट करना है तो वो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो बात हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर, बट कोई जजमेंट की बातें नहीं हो सकती। या कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस या कोई भी जजेस जिसने कोई काम ऐसा कोई कुछ भी कंडक्ट कर रहा हो, उसकी बात नहीं हो सकती। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्सन, जो भी जजेस हैं या कोई भी मेंबर है, उसने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट देने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। या हाई कोर्ट के जजेस अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो इनके पास भी पावर होती है कि ये उनको पनिशमेंट दे सकते हैं या फाइन पे करने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एक्सपेंसिव चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से इनके पास क्या आता है? इनकी सैलरी मिलती है, कोई अलाउंसेस या कोई पेंशन। अलाउंसेस जैसे कि इनको रेंट मिलता है, वो हाउस जो है वो मिलता है, कार मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, वो सब चीजें। अब देखो एक ना बैन लगा रखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे कि अब 65 ईयर है, 65 ईयर के बाद आप कोई किसी भी जज को मना कर रखा है कि आप किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी प्लीडिंग नहीं करेंगे। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास की खुद की पावर है कि वो स्टाफ को, जो जैसे कि कोई भी स्टाफ होते हैं, उनको अपॉइंट कर सकता है। और ये क्या है देखो, इस
सेपरेशन है किससे, एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और भी बहुत सारे लोग आते हैं। इसका जो जुरिडिक्शन है कर्टेल नहीं होगा, इसका जो जुरिडिक्शन है वो छोटा ही नहीं है, उसको रोक नहीं लगाया जाएगा कि आप इतना ही काम करें। इसका जो जुरिडिक्शन है वो काफी बड़ा है। अब देखो जुरिडिक्शन एंड पावर पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे पहले जुरिडिक्शन क्या है, इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब आप लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हम हमेशा उसमें जाते हैं जब हम कोई अपील करवाना होता है या कोई रिट करते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप लोग का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप रिट के थ्रू कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। या कोई सेंटर या वन या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे। या आपके दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या सेंटर के बीच में सेंटर या दो से ज्यादा के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है स्टेट के, तो या आपका फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्प्यूट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपीलेंट का जुडिक्शन का राइट भी है कि जो इंफीरियर कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट या कोई भी, तो वो अपील इसमें करे तो उसकी जुडिक्शन भी इसके पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ये क्या है कि अगर हाई कोर्ट अपील कर रही है इसके अंदर और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सवाल उठ रहा है, तो ये क्या करेगी, ये इंटरप्रिटेशन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को उसको समझाएगी इंटरप्रिटेट करके। सिविल मैटर अगर उसमें अगर आपका अपील जा रहा है तो पहले तो 20,000 का रिस्ट्रिक्शन ये था कि 20,000 से कम नहीं होना। जैसे कि मान लो इंफीरियर कोर्ट है और वो उस केस को देख रही है, अब इस केस के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ इसकी जजमेंट मुझे अच्छी नहीं लगी, डिग्री अच्छी नहीं लगी, या कोई जजमेंट डेप्टर हूं मैं और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपील करूंगी। कहाँ करूंगी, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम ना रोक लगाई थी कि 20,000 से उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, बट अब उस जो वैल्यू है ना मॉनेटरी लिमिट, उसको रिमूव कर दिया है बाय द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के। अब क्रिमिनल मैटर में क्या है, क्रिमिनल मैटर है कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपील को सुनेगी, चाहे वो हाई कोर्ट करे या हाई कोर्ट के ऑर्डर से आए। क्योंकि हमेशा ये याद रखना कि जब कोई भी ऑर्डर्स अगर मतलब मान लो इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे पहले अपील कहाँ करेगी, हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट कहाँ करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे अपील चलती है। इनके पास अपील सुनने की राइट है कि अपील बाय स्पेशल लीव से सुना जाए, या एडवाइजरी जुडिक्शन जो होता है आर्टिकल 143 में है, वो भी उनके पास वो भी है। एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर क्या है, जो हमारे आर्टिकल 143 में ये बात बोली है कि अगर किसी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई लेजिस्लेचर बॉडी है उसको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हैं। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास जो जजेस है उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पावर दे रखी है इनको। रिट जुडिक्शन की पावर है इनके पास। रिट की जुडिक्शन वाला जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि रिट कितने टाइप्स की होती है, क्या कौन इशू करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इनके पास कोई भी रिकॉर्ड जो है वो एक एविडेंस के तौर पर होगा और उस जो रिकॉर्ड के ऊपर आप कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकते हैं। और ये भी बता रखा है इसके अंदर कि एज अ कोर्ट रिकॉर्ड इट ऑल्सो एंजॉय द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट मतलब जैसे कि ये किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारे जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कंटेम्प्ट कर दिया हो तो उनको पनिशमेंट दे सकती है। सिंपल इम्प्रीजमेंट देगी कितने तक की, 6 मंथ की, और फाइन देगी अप टू 2,000 रुपीज, या दोनों भी दे सकती है। अदर पावर भी होती है। अदर पावर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो उसका रिव्यू करने का ऑर्डर होता है उसके पास, या ये जो भी हमारे इट कैन मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट की कैसे प्रैक्टिस होगी, इसके पास पावर होती है कि रूल्स बना सके। इट लुक्स इनटू डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व कर सकती है। या कोई चेयरमैन है, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारा राज्यसभा का, वही हमारे चेयरमैन उसी को बोलते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट को ही हमारा चेयरमैन होता है, कहाँ का, राज्यसभा के लिए। तो उसको रिमूव करने के लिए, और या यूपीएससी का कोई ऐसा मेंबर है जिसने सही से वर्क नहीं कर रहा, उसको रिमूव करने के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए इंटरप्रिटेट के लिए जा सकते हो। तो जो फाइनल वर्जन होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट बता देगा। तो ये सारी पावर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट क्या है, देखो, ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। पहले जो 1956 अमेंडमेंट से पहले था, हाई कोर्ट हमारे एक या ज्यादा ही थे, 1 या 2 या 2-3 ऐसे ही थे। बट
1966 के अंदर 24 हाई कोर्ट है, एट अ प्रेजेंट में 24 हाई कोर्ट है कंट्री के अंदर, बट दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है। अब हाई कोर्ट कहाँ पर है, वो स्टेट के अंदर है, बट दिल्ली तो यूनियन टेरिटरीज है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरीज दैट हैज अ हाई कोर्ट, कि यहाँ पर हाई कोर्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं कर सकती कि उसके पास कितनी पावर है कितनी पावर नहीं, क्योंकि जो वो हाई कोर्ट जो काम करेगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है, जो राइट्स दी है, उसके अकॉर्डिंग ही करेगी। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है। किसकी कंसर्न से करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या गवर्नर की करता है, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होगी? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा। किसकी कंसर्न से करेगा? अब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के करेगा। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था ना, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सेम क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का एक एडवोकेट होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा सक्सेशन फॉर अ लास्ट 10 ईयर, मतलब 10 साल से वो उस एडवोकेट हो हाई कोर्ट के अंदर, तो वो एग्जाम क्लियर कर सकता है हाई कोर्ट के जज का। शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द इंडियन टेरिटरी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर। ये इंफीरियर कोर्ट के अंदर वो 10 साल तक क्या हो? जज की पोस्ट पर हो। सेम हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वही यहाँ पर है। हाई कोर्ट का जो टर्म है वो कितना होना चाहिए? हाई कोर्ट के जजेस जो होल्ड ऑफिस करेंगे कब तक करेंगे? जब तक उनकी 62 ईयर्स ना हो। और इसके बाद वही है कि अगर इनको बीच में अगर शॉर्ट ड्यू के अंदर इनको रेजिग्नेशन ये खुद दे दें या इनको हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट किसके क्यों होगा? अगर वो कोई डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के तरह वर्क कर रहे हैं, या वो अब ये आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कोई अपराध कर दिया है, या वो लुनेटिक हो गए हो, या कुछ और चीज है, या उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, या उनकी डेथ हो गई हो, तो ऑब्वियसली वो रिमूव हो जाएंगे। बट इम्पीचमेंट का ये प्रोसेस होता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इंडिपेंडेंस क्यों है? ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसमें भी ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा होगा, जो अभी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट करेगा किसकी कंसेंट पे। ये जो इसका सर्विस ऑफ कंडीशन है वो फिक्स्ड है, सेम फिक्स्ड है। इसकी जो सैलरी अलाउंस है सब कुछ फिक्स है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम उसकी जो सैलरी होती है वो चेंज कर सकती है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 62 ईयर तक जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा कि अगर प्रेसिडेंट जब 5 साल तक है तो 5 साल तक ही रहेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर इसकी जो सैलरी है थोड़ी कम और ज्यादा हो सकती है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है? इसका जो भी फिक्स इसमें कर रखा है कि इसका जो टेन्योर है मतलब 62 ईयर तक, जब तक मतलब 62 ईयर तक, या जब तक उसकी साल इतनी 62 ईयर तक नहीं हो जाती है तब तक वो उस चीज को होल्ड करके रखेगा। एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड से ही आएंगे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में है? 266 आर्टिकल में दिया हुआ है। कंटेंट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। जो भी कंडक्ट जो भी जजेस कोई भी कंडक्ट कर रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस या लेजिस्लेचर के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट कौन सा? अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा वो किया जाएगा बस। बार लगा रखा है प्रैक्टिस पे, सेम वही है जो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ी थी कि आफ्टर द एज ऑफ 65 वहां पर था, यहाँ पर आफ्टर द एज ऑफ 62 जब वो रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट उसको मिल जाएगी, तो वो किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी अपील या कोई प्लीडिंग नहीं डाल सकता। और वो क्यों नहीं डाल सकता? जैसे कि मान लो अब 62 ईयर्स हो गया, अब वो प्लीडिंग कोई कर रहा है, ड्राफ्टिंग एज ए एडवोकेट काम कर रहा है, उसको इसलिए भी रोक लगाया जा सकता है क्योंकि अब उसकी एज नहीं है। अब हम किसी भी कोई भी हमारे पास केस आता है तो वो हमारे पे बिल्कुल ट्रूथ होता है, फेथ करता है, बल्कि हम उसको बहुत टाइम तक चला सकते हैं और जल्दी सॉल्व करेंगे। अब हम ये नहीं बोल सकते 62 ईयर्स के बाद कि वो कब तक जिंदा रहे, तो कब तक उस चीज को चलाए, तो वो वाली बात हो जाती है। अब आता है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट वाला जो हमने पढ़ लिया। सेम जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन है कि आप इसमें जा सकते हैं, अगर कोई भी चीज आपका वही जो रिट आपको फाइल करनी है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई आया था तो उसको इंटरप्रिटेट आप कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। रिट जुडिक्शन है 266 के अंदर। अपीलेंट जुडिक्शन है, अपील आप किसके करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तो अपील नहीं करोगे, आप इंफीरियर कोर्ट की जजमेंट की अपील करोगे। यहाँ पर ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट उसके पास होगा और जब ये देगा तो आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट माना जाएगा।
तो आई होप आपको ये इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।